मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। टीचर्स पॉइंट पर आपका स्वागत है। और छोटे-छोटे बच्चे हो आप, नई-नई क्लासेस ले रहे हो, उत्साह के साथ ले रहे हो, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि संस्कृत नया विषय सबके लिए इंटरेस्टिंग होता है। मैं सोचती हूँ छोटे-छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह होता है कि हम ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ेंगे, कितने मार्क्स आएँगे, टफ तो नहीं है। ये उत्साह, ये बहुत सारे की क्यूरियोसिटी होती है। कोई बच्चे डर जाते हैं, कोई बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं और अच्छे निकल जाते हैं। पर मैं बच्चों ये कह रही हूँ, ये संस्कृत सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ इसे कुछ बेसिक्स सीख लीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, तब ज़रूर दिक्कत होती है जब आपको बेसिक नहीं आता है। बेसिक सीखना हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेसिक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट? बेसिक में मैंने आपको पहले वर्णमाला सिखाई थी। पिछली क्लास में मैंने आपको वर्णमाला सिखाई थी। बताना चाहा था कि संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला में क्या फ़र्क है। वर्णमाला में जो फ़र्क था वो मैंने बताया था और कहा था कि आपको नेक्स्ट क्लास में उस ये फ़र्क क्यों होता है और किस लिए किया जाता है, वो सब मैं आपको समझाऊँगी। आज मैं वो वही टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। फिर भी मैं एक बार ये पिछली क्लास वाला दोहरा देती हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में वर्णमाला सिखाई थी और वर्णमाला में आपको बताया था कि संस्कृत की वर्णमाला कैसी होती है और हिंदी की वर्णमाला क्या होती है। संस्कृत की वर्णमाला में एक स्वर हमारा बड़ा था, जो स्वर में हमारे पास एक बड़ा री आया था, जो हिंदी में नहीं होता है, राइट? व्यंजन में हमें क्या फ़र्क मिला था? व्यंजन में हमें फ़र्क मिला था, हर वर्ण के पीछे तिरछी रेखा होती है ना? जैसे ये तिरछी रेखा होती है और इस तिरछी रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस तिरछी रेखा को हम बोलते हैं हलंत। और ये हलंत का मतलब क्या है और ये क्यों लगाया जाता है और ये किस लिए लगाया जाता है? ये सब चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊँगी, राइट? तो सबसे पहले वर्णमाला के अतिरिक्त आपके पास एक और पॉइंट आता है, जो होता है अयोग्यवाह। और ये अयोग्यवाह में 2 पॉइंट होते हैं, 2 बातें होती हैं। एक होता है अनुस्वार और एक होता है हलंत, जिसे आपने अभी ऊपर सीखा, है ना? अब अनुस्वार और हलंत ये क्या चीज़ें हैं? ये अनुस्वार कैसे लिखा जाता है? ये अनुस्वार ऐसे लिखा जाता है। और हलंत क्या होता है? किसी भी अक्षर के नीचे ये तिरछी रेखा होती है, जैसे क, है ना? अनुस्वार का मतलब है बच्चों कि हिंदी में अनुस्वार जो आता है वो न के लिए आता है, लेकिन संस्कृत में अनुस्वार न के लिए भी आता है और म के लिए भी आता है। जब न और म के लिए कैसे आता है वो मैं आगे की क्लास में आपको समझाऊंगी, लेकिन आप फिलहाल ये सीखिए इस समय में कि ये जो अनुस्वार होता है ये केवल न का, संस्कृत में केवल न के लिए नहीं आता, ये म के लिए भी आता है। और ये हलंत का मतलब होता है स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन का मतलब क्या है बच्चों? जिस भी स्वर के सामने, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल अच्छी तरह से समझा दे रही हूँ। ये अनुस्वार है, इस अनुस्वार के मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। अनुस्वार कौन-कौन से? जैसे हम बोलते हैं संयोग, संयोग, है ना? और एक बोलते हैं वनम, सई न की साउंड आ रही है संयोग, है ना? वनम, ये म के लिए आई है साउंड। और जो ज़्यादातर संस्कृत में जो ज़्यादातर ये म आता है, म की साउंड होती है, वो जो म होता है वो ज़्यादातर शब्द के पीछे आता है। इसको वनम को हम कैसे लिखते हैं? हम वनम को ये वनम, ये भी लिखते हैं, ठीक है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये जो अनुस्वार है वो हमारा न के लिए भी प्रयोग होता है, वो हमारा म के लिए भी प्रयोग होता है, राइट? समझ आई बात? तो ये न के लिए संयोग या वनम और ये हमारा म के लिए प्रयोग। ये हमारा म के लिए और ये हमारा न के लिए, ठीक है? तो आपको बात समझ आ रही होगी, ये अनुस्वार के उदाहरण हैं, राइट? तो नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट मैं आपको सिखा रही हूँ हलंत, है ना? हलंत के उदाहरण दे रही हूँ। जब हम किसी भी व्यंजन के आगे हलंत लगाते हैं, जैसे क, क के नीचे हलंत लगाए तो इसका मतलब क्या है? क में कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा है, इसलिए
हमारे व्यंजन में, संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं वो स्वर युक्त होते हैं, राइट? अगर हम ये लिखते हैं ये क, इसमें जैसे हिंदी में ये क होता है, क में अ स्वर लगा हुआ है। ये दोनों में फर्क देखो, ये क्या है दोनों में? अब हम ये अगर क लिखेंगे तो ये सिर्फ क है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम ये क लिखेंगे तो ये क हलंत वाला जमा अ। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तिरछी रेखा नहीं है। तिरछी रेखा नहीं है तो इसका मतलब इसमें अ लगा हुआ है, राइट? आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, है ना? अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, हमने अनुस्वार सीख लिया, हलंत सीख लिया। अब हमारे पास जो आ रहा है संयुक्त वर्ण। हमारे पास क्या होता है, कभी-कभी नहीं, बहुत कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए वर्ण, दो व्यंजनों से मिलकर बना अक्षर, ये कहलाता है संयुक्त वर्ण। ये हमारे पास निम्न तरीके से आते हैं, वो मैं आपको सिखा दे रही हूँ। जैसे ये त्र क्या है बच्चों? क्या आपने कभी वर्णमाला में त्र अक्षर आया है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्णमाला के अंतर्गत इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना है। कौन से दो वर्ण? त्र, है ना? ये त और नीचे भी हमारे पास हलंत है, इसका मतलब कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। तो त और ये र, दो वर्णों से मिलकर बना है। जैसे हम बोले ज्ञ, ज्ञ कौन से दो वर्णों से मिलकर बना है? ये बना है ज और ञ। एक हमारे पास आता है श्र, है ना? श्र में क्या है? श्र, श और ये र, है ना? एक आता है ध्य, इसमें क्या होता है बच्चों? ध, इसमें होता है य और द, राइट? एक हमारे पास और नेक्स्ट उठ के हमारे सामने आता है, एक होता है क्र। क्र मतलब हमारे पास क और ये सब में हलंत है बच्चों। मैं हलंत लगाना भूल गई हूँ, सब में हलंत है। क्र, क्र में हमारे पास आता है क और ये र, हलंत किसी में नहीं है, राइट? और हमारे पास कौन सा एक शब्द रह गया? 6 होते हैं बच्चों। एक श, ये रह गया है। श जो होता है वो क और श से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, राइट? इसके बाद एक विशेष नोट आपको सिखा रही हूँ, विशेष बात एक आपको समझा रही हूँ। वो क्या है बच्चों? हमारे पास हिंदी या संस्कृत में एक र आता है ऊपर और एक र आता है नीचे और एक र इस तरीके से बने हुआ आता है। अब तीनों में क्या फर्क है? अब तीनों में मैं आपको फर्क बता रही हूँ। ये जो द है, ये जो द के ऊपर है, तो जो व्यंजन पहले होता है वो पहले लगाया जाता है, जो व्यंजन बाद में होता है वो बाद में लगाया जाता है और जो व्यंजन आपका नीचे होता है वो नीचे लगाया जाता है। तो जैसे द में देखिए हलंत भी लगा हुआ है। अब द र ऊपर, तो र हमारा पहले आएगा, ये र जमा द, हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कोई स्वर नहीं है, राइट? अब ये द्र में देखिए द ऊपर आया है तो द पहले लगाएंगे, या र ऊपर आया तो र पहले लगाया। द और ये र दोनों में हलंत होगा क्योंकि इस नीचे हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड में हमारे पास क्या होगा? थर्ड में देखिए ये ट और नीचे र है, ये भी हलंत वाला है तो इसमें भी र इस तरह से आएगा। आपने देखा इन तीनों में फर्क क्या होता है, ठीक है? आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए और एक बात समझ लीजिए, जो अक्षर या जो वर्ण ऊपर होगा वो पहले आएगा, जो वर्ण नीचे होगा वो बाद में आएगा, राइट? अब संयुक्त व्यंजन के बाद आपके पास कौन सी एक चीज आती है? आपके पास आता है, जब हम व्यंजन सीख लेते हैं तो हमारे पास एक होता है संयोग। वर्ण संयोग क्या होता है बच्चों? ये भी आप सीख लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास की हमारी तैयारी हो जाए। ये वर्ण संयोग क्या होता है फिर बाद में हम बताएंगे, समझाएंगे कैसे व्यवस्थित और कैसे अव्यवस्थित है। जब हम वर्णों को मिला देते हैं तो वह शब्द बन जाता है और उसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। एक उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप सीख सके और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको वर्ण संयोग बताऊंगी। वर्ण संयोग क्या होता है और व्यवस्थित क्या होता है, व्यवस्थित वर्ण क्या होते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल आपको ये बता दे रही हूँ कि वर्ण संयोग, जैसे हम एक ये वर्ण है क,
एक वर्ण है म और एक वर्ण है ल, है ना। अब ये 3 वर्ण हैं, अलग-अलग वर्ण हैं, लेकिन हम इन तीनों वर्णों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? कमल। और ये क्या बन गया? हमारा शब्द बन गया, राइट? ये हमारा क्या बन गया? शब्द। जैसे हम बोलते हैं, ये तो हमने बिल्कुल मूल लिया जिसमें सिर्फ अ की मात्रा लगी हुई थी। अब हम जैसे दूसरा लेते हैं, ते, त और ली। अब ये लिया, ये 3 वर्ण हैं, लेकिन जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्द, तितली, है ना। तो हमने आज वर्णों के साथ-साथ नेक्स्ट क्लास के लिए हमने शब्द बनाना सीख लिए हैं, जिसमें व्यवस्थित वर्ण भी होते हैं, अव्यवस्थित वर्ण भी होते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊँगी ताकि आप आसानी से सीख सकें, ध्यान से, आराम से पढ़ते हुए सीखें और कोई झिझक और कोई डर आपके मन में न समाए। इतना इतना मैं सोचती हूँ बच्चों, आपको बहुत समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक बार आप छोटे हैं, एक बार मैं फिर रिवाइज़ करा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स से ज़्यादा आप मेरे को अगर पर्सनली फ़ोन करेंगे तो भी मैं आपके पर्सनल फ़ोन को उठाऊँगी और फिर आप तक आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, राइट? मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ बच्चों। वर्णमाला में ये शब्द जो थे, स्वर में ये एक्स्ट्रा था और व्यंजन हमारे इस तरह से आते हैं। ऐसे जैसे हिंदी के व्यंजन होते हैं, उसमें नीचे तिरछी रेखा नहीं होती है, राइट? जिसको हम हलंत बोलते हैं, ओके? चलिए, फिर इसके बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा आया था अयोग्य वा। अयोग्य वा के 2 पॉइंट थे। अयोग्य वा का पहला पॉइंट था अनुस्वार और दूसरा था हलंत। अनुस्वार क्या था? अनुस्वार इस तरीके का साइन होता है, ये चिन्ह होते हैं बच्चों, ये वर्ण नहीं होते, ये चिन्ह होते हैं। अनुस्वार जो होता है न और म। अब ये अनुस्वार न के लिए भी प्रयोग किया जाता है, म के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ज़्यादातर न के लिए प्रयोग होता है और संस्कृत में न और म दोनों के लिए प्रयोग होता है। वैसे म के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, राइट? अब जैसे हम बोले संयोग, तो ये न के लिए प्रयोग हुआ है और वनम ऐसे लिखा होता है वनम। इसको, इस म को हम ये अनुस्वार भी लगा सकते हैं, राइट? वनम, ओके। और ये हलंत, हलंत क्या होता है? जिस भी वर्ण के नीचे ये तिरछी रेखा होती है वो स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं, ओके। अब हलंत क मैं आपको इस तरीके से भी समझा देता। क में भी कोई इस क में कोई स्वर नहीं लगा है, ये क मतलब क है। इस क में अस्वर लगा हुआ है, क मतलब अ, लेकिन हलंत का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। संयुक्त वर्ण बताए हैं बच्चों मैंने आपको, ये इस तरीके से हमारे पास ये संयुक्त वर्ण आते हैं। विशेष रूप में मैंने बताया है। नेक्स्ट में विशेष क्या है? ये 3 तरीके से हमारे पास आता है। तीनों का क्या फ़र्क है, ये हमने सिखाया है। एक और इसमें चीज़ सिखा देती हूँ, ये ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं और बहुत गलती करते हैं। यहाँ और एक समझा दे रही हूँ, ये होता है श्री, है ना? इसको बच्चे क्या समझते हैं? श और र, जो ये वाला मैंने सिखाया है, ये वाला, ये समझते हैं श और र। बच्चों ये श और र नहीं है, ये वो दोनों व्यंजन थे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें ये जो है, ये श और री स्वर है। ये जो गलतियाँ करते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, उनको मैंने समझाने की कोशिश की है, ओके? तो मैं सोचती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। और फिर वर्ण संयोग मैंने बता दिया कि हम नेक्स्ट क्लास में वर्ण संयोग करेंगे। जब जो व्यंजन होते हैं, उसको जब हम मिला देते हैं, तो वो वर्ण संयोग कहलाते हैं, है ना? और ये वर्ण संयोग बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट, अब वर्ण संयोग में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन सी बातें को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो सब बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। और जाते-जाते आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए इस क्लासेस के बारे में। और मेरे अगर और क्लासेस देखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो करो और बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी जो आपके लेवल के हैं, वो देख सकते हैं। ओके? तो चलिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।